क्योंकि कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की जो मृत्यु थी वो एक कॉन्स्पिरेसी थी। तो ऐसे में कहीं भारत के अंदर ही तो कहीं विदेशियों ने अपने जासूसों के थ्रू कोई सिस्टम तो नहीं दखल कर दिया है। सवाल तो खड़े होंगे ही, लोग पूछेंगे तो सही साहब। जब सफलता के लिए आप आगे आते हैं तो विफलता पर प्रश्न भी आपसे खड़े होते हैं। विश्वास के साथ साथ जानकारी प्राप्त करने का हर भारतीय को हक तो है। इसीलिए आज का सेशन है। इसरो का रॉकेट 16 सैटेलाइट ले जा रहा था, अपने आखिरी स्टेज में पहुंचने से जस्ट पहले फेल मार गया। पीएसएलवी C61 के साथ यही हुआ, C62 के साथ भी हुआ। अंतरराष्ट्रीय खबर बनी कि इंडिया का स्पेस एजेंसी का रॉकेट फेल हो गया, सेकंड टाइम फेल हो गया 1 साल के अंदर। तो क्यों भैया इसरो, क्या हुआ है आपके साथ, बताइए। और कुछ लोग जो लगातार इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अब इसरो भी राजनीति का शिकार हो गया है। राजनीति से मतलब वहां पर जो नियुक्तियां हो रही हैं वो पूर्व के जो मतलब चेयरमैन है वो अपने लोगों को लाना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ और लॉबिंग चल रही है। इसरो इतना नाम कमाने लगा है कि सबको लगता है कि के सिवान, सोमनाथ जैसा नाम बना है वैसा हम सबका बनता चला जाए। तो क्या परफॉर्मेंस अब वैज्ञानिकों के लिए पीआर गेम बन गया है? ये सब चीजें आज के विषय में चर्चा होनी है। फिलहाल के लिए घटना जानते हैं। घटना ये है कि भारत का एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C62 मिशन ले जा रहा था 12 जनवरी की सुबह 10 बजे। श्रीहरिकोटा के अंदर स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से ये अपने सैटेलाइट्स को लेकर निकला। एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लिया और अंतरिक्ष में अन्वेषा नामक सैटेलाइट को लेकर पहुंचा। अन्वेषा एक बड़ी इमेजिंग वेबसाइट सैटेलाइट थी। इसको डीआरडीओ ने विकसित किया था ताकि दुश्मन के ठिकानों की सटीक पिक्चर ली जा सके और दुश्मन के ठिकानों की अंतरिक्ष से रिकॉर्डिंग की जा सके, देखा जा सके। कुछ ऐसी सैटेलाइट थी हमारी अन्वेषा जिसे ये ले जा रहा था। अब देखो अन्वेषा क्या ले जा रहा था वो हम समझेंगे, लेकिन पहले ना मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूं। पहले आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखिए। ये जो आपको दिख रहा है PSLV, ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब एक ऐसा लॉन्च व्हीकल जो अपने सैटेलाइट को, ये पूरी तस्वीरें इसी की हैं, ये अपने साथ जुड़े हुए सैटेलाइट्स को एक निश्चित कक्षा में, कौन सी कक्षा में, जो पोलर ऑर्बिट की कक्षा है, जो धरती की सरफेस से 200 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, उस कक्षा के अंदर सैटेलाइट्स को छोड़ने वाला था। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपको पूरी ट्यूब सी दिख रही है, इसमें समझिए कि ईंधन भरा हुआ है। दिवाली के समय जो आप और हम पटाखे चलाते हैं, बारूद भरा होता है रॉकेट के अंदर, बारूद से रॉकेट ऊपर उड़कर चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये एक रॉकेट है, इसमें बहुत सारे बारूद भरे हैं, ऐसा समझिए। उसे आप फ्यूल कहेंगे साइंस की भाषा में। इसमें चार सिस्टम है, 4 इंजन है, 2 लिक्विड फ्यूल से चलते हैं, 2 सॉलिड फ्यूल से चलते हैं। इस प्रकार से PSLV का सिस्टम बना हुआ है। फ्यूल से चलने वाले इंजन लगे हुए हैं। इसके ऊपर ये वाला जो कैप सा लगा हुआ है, इस कैप में पेलोड भरकर भेजा जाता है कि जाओ बेटा, इसमें जो माल है उसे सुरक्षित जाकर के 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पटक आना। वहां पटक दोगे एक निश्चित गति से, फिर वो धरती के चक्कर काटते रहेंगे, वो नीचे आकर नहीं गिरेंगे क्योंकि तब उनको ग्रेविटी परेशान नहीं करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें काउंटर कर ले जाएगा। ऐसे के अंदर ये सारे की सारे पेलोड्स को, जिन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं, उन्हें इस कैप में भरकर छोड़ दिया जाता है। अब ये जो नीचे का पूरा सामान है ना, ये रॉकेट के अंदर भस्म हो जाता है। ये जो पूरा सेटअप है, ये इस पूरी यात्रा में जलकर राख हो जाता है। कहां गिरता है? अंतरिक्ष में गिरता है। अंतरिक्ष में गिरता है, किसी को दिखता नहीं, दिखता है, उसे ही हम डेब्रिस कहते हैं, अंतरिक्ष का कचरा। सर ये कचरा जल करके बर्बाद वहीं होता है। अभी क्या हुआ? अभी यही हुआ कि ये वाला सैटेलाइट ले जाता हुआ, सैटेलाइट यहां भरी थी, इन्हें ले जाता हुआ ये रॉकेट था, अंतरिक्ष में गया, अपने स्टेज 3 से स्टेज 4 में जाना था, स्टेज 3 में फेल मार गया। फेल मार गया मतलब वहां से 3 एक्टिवेट नहीं हुआ, या कहिए कि स्टेज 3 से जो इसे गति मिलने वाली थी इंजन चल के, वो नहीं हो पाई। आप कहेंगे लेकिन सर आपने बताया इसका इतिहास पुराना है। बिल्कुल 20 साल पुराना इतिहास है। 64 नंबर डला है, 62 नंबर डला है, तो 61 भी रहा होगा, 60 भी रहा होगा, 50। इतने लॉन्चिंग इसकी सफलता पूर्वक रही है, इतने मिशन इसके सक्सेसफुल रहे हैं। इतने सक्सेसफुल मिशन में अब आप इस समय फेल मार रहे हो। अरे सर इंजन पुराना हो गया होगा। अरे भाई ये तो पूरा सिस्टम ही ऊपर जाके भस्म हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि आपको सेम इंजन बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो ये दोबारा बनाना पड़ता है। बनाना
पड़ता है उसकी एक लागत होती है, करोड़ों रुपए लागत होती है, सैकड़ों करोड़ रुपए लागत होती है। ये जो पूरा सिस्टम आप बना देख रहे हैं, इसकी लगभग 250 से 300 करोड़ की लागत मानी जाती है। ये सिस्टम जो बनता है, ये हर बार बनता है और हर बार फूकने जाता है। तो सोचिए कि ये जो ऊपर सिस्टम ले जा रहा है, वो कितना महंगा काम का होगा, जिसके लिए आप 150, 200, 300 करोड़ रुपए फूक दे रहे हो। इसका मतलब काम तो बड़ा होता होगा। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि सर सेम टाइप ऑफ इंजन है लेकिन सेम इंजन नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, सेम चीज नहीं है, मतलब वही दोबारा यूज नहीं हो रहा है। तो फिर तो इसका मतलब यह है कि जो पुरानी चीज थी वो दोबारा जब बनाई गई तो उस समय पर गड़बड़ हो गई। बहुत सही। तो जब उस समय पर गड़बड़ हो गई, इसका मतलब या तो उसके नोजल में जो भी मशीनी भाषाएं हैं, वो इंजन जो दोबारा बन सकता था वहां क्वालिटी में कोई गड़बड़ हो गई हो, बिल्कुल हो सकता है। भ्रष्टाचार कहीं भी जगह ले सकता है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो अपन को फॉर्मूला पता है, कर देंगे, मिलावट कर दो। हो सकता है आपने किसी माल में कॉम्प्रोमाइज कर दिया हो सकता है आपका कोई वैज्ञानिक इस गलती को करवा रहा हो कि सुनो, अगर ये फेल मार गया तो इंडिया की बेइज्जती होगी, बेइज्जती से फायदा होगा। अरे क्या फायदा होगा भाई किसी का? फायदा यह होगा कि पहले तो दुश्मन की निगरानी हटेगी, दूसरा यहां पर जो पेलोड जा रहे थे वो केवल भारत के नहीं थे, उसमें दुनिया के और देशों ने भी अपने सैटेलाइट भेजे थे। दुनिया के और देशों ने ये 15 सैटेलाइट भेजे थे। मतलब हमारे सरकार के अलावा जो मेन अन्वेषा था उसके अलावा 15 सैटेलाइट और जा रहे थे, और उन 15 और सैटेलाइट्स में से 8 विदेशी सैटेलाइट थे जो फ्रांस, नेपाल, ब्राजील और ब्रिटेन बनाकर भेज रहा था। मतलब अन्वेषा प्लस 15 सैटेलाइट थे। अन्वेषा को EOS N1 नाम दिया गया जो DRDO ने बनाया था। को पैसेंजर सैटेलाइट्स में आयुष आईसैट था, क्षेत्रल था, MOI था, मुनाल था, ये सब थे। और इसी में एक भारत की कंपनी जो हैदराबाद की है, ध्रुवा स्पेस, वो पहली बार अपने 7 सैटेलाइट लॉन्च कर रही थी, प्राइवेट कंपनी। तो ऐसे में इतने सारे सैटेलाइट आप लेकर जा रहे हो। सर दुनिया के सैटेलाइट्स को क्या हम मुफ्त में छोड़ते हैं? नहीं, इसके पैसे लेते हैं। भारत की अपनी इसरो की अपनी एक विंग है जो इस पूरे काम को करवाती है, जो पैसे लेकर के ये काम छुड़वाती है। तो इसका मतलब वो जो कंपनी है वो सारे के सारे लोगों से पैसे ली होगी कि लाओ तुम्हारा सैटेलाइट ऊपर छोड़ेंगे, इतना पैसा लगेगा। तो सर इसका मतलब वो टेंडर बर्बाद हो गया। बिल्कुल। अगर उसका पैसा खराब हुआ तो आपको फिर से लॉन्च करके या तो उन्हें भेजना पड़ेगा, नहीं पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर किसी का सैटेलाइट ऐसे ही फेल मार जा रहा है तो उस देश का भी तो विश्वास आपके साथ टूटा, फिर वो दूसरे देश के पास कस्टमर है ना जी। बाजार की तो लड़ाई है। आप भारत के अंदर एक नया बाजार बना रहे थे और आपके बाजार की वजह से दुनिया के, आप सोचिए ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्र आपके PSLV से अगर सैटेलाइट भेज रहे हैं, इसका मतलब वो ये मानते हैं ना कि आपके पास तकनीकी उन्नत है और सस्ते दामों पर उपलब्ध है। लेकिन अगर आपकी ब्रांडिंग खराब हो गई कि नहीं नहीं भाई पता नहीं है, जैसे पहले चीनी सामान की होती थी, चल जाए तो गम नहीं, वो वाली बात कि चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फट जाएगा, ऐसी स्थिति कहीं तो नहीं हो रही है। ये सवाल खड़े हुए क्यों? क्योंकि एक ही चीज, एक ही बैक टू बैक 2 बार, पिछले साल 2025 में यही काम हुआ, फिर 26 की शुरुआत में ये काम हो गया, इसलिए प्रश्न खड़े हो गए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जब PSLV को लॉन्च होना था, बड़ी धूमधाम से इसका प्रचार चल रहा था। PSLV C62 मिशन रेडी है, प्रॉपर इसके अपडेट आ रहे थे कि हम इतने बजे लॉन्च करेंगे, सुबह इतने बजे लॉन्च होगा, अब इतना टाइम बचा है, इस तरह से आप लाइव देख सकते हैं हम क्या क्या सैटेलाइट लेकर जा रहे हैं। इसरो सबका अपडेट दे रहा था, तस्वीरें आ रही थी। और देखिए निश्चित ही कई बार विफलताओं के बाद सफलता आती है, ये सत्य है, और इसमें कहीं से कहीं हम भारतीयों को इसरो की काबिलियत पर संदेह नहीं है। सवाल यह है कि सेम टाइप का काम जो आप बराबर करते आ रहे हैं वो फेल नहीं होना चाहिए था। फेल क्या हो सकता है? फेल हो सकता है कि आपका ये जो काम है ये कहीं और चीज के लिए किया जा रहा होता। आप PSLV की जगह GSLV बना रहे थे, GSLV से भी ऊपर की रेंज का बना रहे थे, उसका प्रयोग चल रहा था, वो फेल मार जाता। वो होता है, वैज्ञानिकों को ये पहले से अनुभव होता है कि भाई हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग फेल होने के लिए बने हैं। लेकिन जो चीज वेल ट्रायल एंड टेस्टेड है, जिसको कि वर्कफोर्स माना जाता है, मतलब वर्किंग हॉर्स माना जाता है इसरो का, कि कमा के यही देता है, PSLV इतना सक्सेसफुल है, मतलब लगातार चला आ रहा है, हर आदमी विश्वास। आप सोचिए ना, 104 सैटेलाइट एक बार छोड़ने का कीर्तिमान बनाया है ये है। मार्स का जो अपन ने मॉम मिशन भेजा था उसका यही करने वाला था, चंद्रयान 1 भेजने वाला यही था। तो ऐसे में जो सैटेलाइट लॉन्च करने का रॉकेट इतना फेमस है वो फेल मारता है, तो प्रश्न लोग खड़े करते हैं कि 12 तारीख को जब आया कि साहब ये तो PS3 स्टेज में फेल मार गया, ये खबर आती है, न्यूज निकल कर आती है, अन्वेषा मिशन रह जाता है। यहां पर जो इसरो के जो चेयरमैन हैं वो बाहर निकल कर आते हैं, अपनी तरफ से जानकारी देते हैं कि साहब देखिए हमारा वो जो स्टेज 3 है
उसमें पहुंचते पहुंचते फेल मार गया। वी नारायणन आकर के ये सूचना सबको देते हैं। अब ये पीएसएलवी का स्टेज 3 क्या है, इसको समझने का प्रयास किया गया कि भाई पहले तो ये 2 फेजेस में तो ठीक से उड़ गया, लेकिन थर्ड फेज में जब इंजन स्टार्ट होना था, इग्निशन हर स्टेज के अंदर होता है, थर्ड फेज का इग्निशन होना था, तब वो फेल मार गया। टेलीमेट्री का डेटा आना बंद हो गया। तो सब लोग जो पूरी तरह मॉनिटर कर रहे थे कि हाँ भाई सही से चला गया, वो वहां जाते जाते वहां रुक गया। कुछ इस तरह से जाते जाते ये यहां पर जाकर पॉज ले लिया, इतनी दूर गया जाकर के फिर रुक गया कि भाई इंजन ऑन नहीं हुआ, तीसरा वाला इंजन ऑन नहीं हुआ। इसके पीछे के कारण ढूंढे गए, क्या हो सकता है भाई, स्टेज वाइज में दिक्कत क्या आती है, क्योंकि थर्ड स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर लगी थी, वो परफॉर्म नहीं की। तमाम प्रकार की है ना, इसके फर्स्ट स्टेज में लार्ज सॉलिड रॉकेट मोटर लगी होती है, सेकंड स्टेज के अंदर लिक्विड स्टेज की मोटर लगी होती है, थर्ड में सॉलिड स्टेज मोटर लगी होती है, और फोर्थ में लिक्विड स्टेज मोटर लगी होती है इंजन की। ऊपर सैटेलाइट होता है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये सब फना हो लेते हैं, फिर जाके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। आप छोड़कर सोचकर देखें, 64th फ्लाइट थी पीएसएलवी की, 5th मिशन था जो कि ये अब फेल मारा है। इसने इतनी बार अपना काम कर लिया है, यहां जाकर के इग्निशन वाली फेज पर ये फेल मार गया था। ठीक है, बाकी तो आपको इसके अंदर साइंस इतनी सी जाननी है कि इस स्टेज के एक्टिवेट होते ही इसकी गति 26,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती। मतलब जा कितनी ऊपर रहा था, 600 किलोमीटर की जा रहा था, लेकिन घंटे भर की सफर नहीं थी, 8वें मिनट में तो फेल मार गया था। मुख्य विफलता के पीछे बार बार कहा जा रहा है कि या तो इसके नोजल में या केसिंग सिस्टम के अंदर कोई संरचनात्मक या कोई फिजिक्स की मिस्टेक है, जिसकी वजह से दबाव में कमी आई और ये फेल मार गया। लोग सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे कि भाई हमारा जो हमारी इज्जत और पहचान बना हुआ है वो रिपीटेडली फेल मार रहा है, इसरो को इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि 5 फेलियर हुए हैं अब तक इसके 32 साल में, और 1 साल में 2 बार। ये तो बड़ा सवाल है। आप कहेंगे 1 साल अभी तो शुरू ही हुआ है, 2026 में 2 बार हो गया क्या? नहीं, 1 साल के दरमियान 2025 की जनवरी से अब 26 की जनवरी के बीच में। तो पीएसएलवी C61 जो मई में फेल मारा, पीएसएलवी C62 जो जनवरी में फेल मारा, साल भर के अंतराल में ये 2 बार फेल मार गया। इससे पहले 2017 में फेल हुआ था, उससे पहले 1997 में फेल हुआ था, 93 में तो ये ट्रायल पे चल रहा था, 94 में तो पहली बार सक्सेसफुल फ्लाइट ली थी। सोचिए 22 साल का अनुभव, सॉरी हाँ, लगभग 22 साल के अनुभव के साथ आप चल रहे हो एकदम, मतलब 93 के बाद 97 के बाद तो 2017, मतलब बेधड़क तरीके से 20 साल तक यूज किया गया, खूब मिशन छोड़े गए हैं। आप उसके बाद में फेल मारते हैं तो ये प्रश्न खड़ा होता है। सी सीरीज के अंदर आप 62 पर आ गए, 61 62 दोनों फेल मार गए, और तो और फेलियर भी सेकंड थर्ड फेज पर जाकर हो रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न है। मतलब आप सही से लॉन्चिंग कर रहे हो, इससे नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि भाई आपने जो पैसे ले रखे हैं वो लौटाने पड़ेंगे। ऐसे में पैसे जिनके हैं उनके साथ हमारी इमेज खराब होगी, इंटरनेशनल खबर बनती है। 18 मई को भी बनी कि हमने खराब कर लिया साहब, इंडिया स्पेस एजेंसी सफर सेटबैक, हमारी स्पेस एजेंसी को ही सेटबैक मिल गया। लोग इस खबर को पिछली बार से भी इसी तरह से उठाए थे, क्योंकि इससे जो इसरो की कंपनी है जो दुनिया भर से अपना बिजनेस लेकर आती है, जिसका नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जिसके थ्रू अब सैटेलाइट भेजते हैं, वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का जो व्यापार है वो प्रभावित होता है, क्योंकि उसको कमर्शियल बीमा का प्रीमियम भी देना था। सरकार की जो अन्वेषा है, जिस पर पैसा खर्च हुआ है, उसका कोई बीमा होता नहीं है। सरकारी कंपनियों का क्या ही बीमा, क्योंकि सरकार किससे पैसा मांगेगी। तो ऐसे में बोले उसका तो पैसा बर्बाद ही हो गया। और जो बीमा कंपनियां हैं वो प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनको देंगे, और आपको विश्वास बहाली के लिए अब जब तीसरी बार आप भेजोगे, और जब ये काम प्रैक्टिस में कर रहे हो, तीसरी बार भेजोगे तो हो सकता है मुफ्त में भेजना पड़े। राजनीति का जहां तक सवाल आता है, तो सवाल के दायरे में इसलिए आता है क्योंकि 2023 में जो सोमनाथ साहब थे ना, उन्होंने के सिवान साहब के ऊपर एक, मतलब खुद की असल में ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, उस किताब के अंदर उन्होंने के सिवान साहब के ऊपर कुछ कमेंट किया था। तो सोमनाथ साहब की किताब हालांकि पब्लिश नहीं हुई, उसकी कुछ कॉपीज बाहर आई, जो कि उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए दी थी, उसमें से बाहर आई। तो उन्होंने कुछ जानकारी दी कि सिवान साहब नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका टेन्योर बढ़े, मैं नहीं आऊं, वो अपनी बातें लिख रहे थे। तो राजनीति होने लगी इसरो के अंदर लीडरशिप को लेकर के, ये या खेमेबाजी होने लगी कि वो अपनी पसंद के लोगों को लाना चाहते थे। वैज्ञानिकों को इन चीजों से बच के रहना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा में लोग जो लगे हैं, देश के विज्ञान में जो लोग लगे हैं, वो नाम के लिए जब काम करने लगते हैं, संस्थान का नाम होता है, देश का नाम होता है, लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए जब वो एक इज्जत की बात जुड़ जाती है, तो शायद क्या पता कि ये उनकी परफॉर्मेंस का बड़ा प्रश्न बना देती हो। हमारे देश ने चंद्रयान के समय पर
के सिवान साहब को देखा था तो एक नेशनल सेलिब्रिटी बन गए थे। सोमनाथ साहब को देखा, वो अपने आप में पहचान पा गए। अब नारायण साहब शुरू ही किए हैं, उनका फेलियर मिशन आ गया। तो ऐसे में प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या इसरो के अंदर कोई राजनीति चल रही है? राजनीति से मतलब यही है कि लोग लॉबिंग में लगे हैं, क्योंकि बजट आते हैं। ऐसे में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अगर निगरानी का कोई तंत्र हो वो बिठाया जाना चाहिए, या फिर सरकार इस बात का ख्याल रखे कि अगर इसके पीछे कोई और इंटेंशन हो, क्योंकि पहले भी इसरो के ऊपर ऐसे, इसरो के अंदर कुछ ऐसे केसेस रहे हैं। तो गुजारिश है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से लगभग 60% ऑडियंस ऐसी है हमारी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हमारा उत्साह बढ़ता है।